Dattadeep Trivedi hai. I am working as Deputy Manager Fire Services at APSEZ Mundra. Basically, as I am a fire graduate, that means I have done BSc Bachelor of Science in Fire Technology from College of Fire Technology, Ahmedabad, near Sanand. I was in second batch and I was selected during campus interview to perform duty as a trainee fire officer at here only. At that time, Mundra Port or Adani Ports was known as Adani Port Limited only, APL. Then after it was converted to Mundra Port and SEZ Limited. In 2012 it was again converted in Adani Ports and SEZ Limited. So I have done 2 years over here as a work as shift in charge. Then I have got an opportunity in SR Oil Limited, Jamnagar. There I was working as fire and safety officer from 2007 to 2009, and then from 2009 July I am here only, and right now I am working as deputy manager. I have done certified fire protection specialist. That is one certification which is been provided by National Fire Protection Association USA. It's a very privileged certificate, and I was fortunate to do a technical presentation on UL 162, foam concentration requirement UL 162. It is a bit more technical. It's it gives you the requirement, what type of foam concentrate you should be having. Okay, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो ले रहा हूँ, अगर आपके वहाँ लिक्विड हैंडल होता होगा तो आपके यहाँ फोम कॉन्सेंट्रेट हैंडल होता ही होगा, है ना. आप उसको लिक्विड मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन हैंडल होता है तो यू शुड बी स्टोरिंग द फोम कॉन्सेंट्रेट. तो आपका जो फोम कॉन्सेंट्रेट है वो आपका यूएल सर्टिफाइड है या आईएस ओनली आईएस सर्टिफाइड है, उसके ऊपर काफ़ी चीज़ की डिपेंडेंसी रहती है. ठीक है, ज़्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ध्यान कहाँ देते हैं ज़्यादातर, कॉस्ट फैक्टर. ठीक है, तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे प्रेजेंटेशन से कि यूएल का क्या वो चाहता है, क्यों यूएल में जाना चाहिए. सिर्फ आईएस से भी आपका हो जाएगा, लेकिन आईएस और यूएल में क्या डिफरेंस है. और हमने प्रैक्टिकली वो हमने जो ऑब्जर्व किया जब हम टेस्टिंग करने गए, सर ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी, मुझे और विशाल को दोनों को, कि भाई हमारे 2-3, क्योंकि ऐसी भी एक रिक्वायरमेंट है ओआईएसडी की, एवरी ईयर योर फोम कॉन्सेंट्रेट शुड बी टेस्टेड. ओके, आपका जो फोम कॉन्सेंट्रेट है वो एनुअली टेस्ट होना चाहिए. तो वो जब एनुअल टेस्टिंग उसका था, तब एनुअल टेस्टिंग में वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हम जा पाए जहाँ पे फोम बनता है. जहाँ पे फोम बनता है वहाँ पे हम गए थे और हमने फोम की फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज का टेस्टिंग विटनेस की. तो आज ज़्यादातर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना नहीं जाएंगे, लेकिन व्हाट इज फोम, फोम क्या होता है. तो फायर फाइटिंग फोम इज सिंपली अ स्टेबल मास ऑफ स्मॉल एयर फिल्ड बबल्स, बिकॉज वी आर हैविंग फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल. तो जो पहली बात सुन रहे, small air filled bubbles which have lower density than oil, gasoline and water, or water foam is made up of water, foam concentrate and air. This is a simple definition. ऐसा एक चीज जिसमें एयर बबल्स होते हैं और जिसकी डेंसिटी जो होती है वो पानी से कम होती है और ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी कम होती है, ताकि वो फ्लोट कर सके और स्मूथनिंग और कूलिंग इफेक्ट से हम कोई भी फायर फाइटिंग कर सकते हैं, एज वेल एज गैस जो वेपर सप्रेशन है वो कर सकते हैं. ठीक है, फोम कॉन्सेंट्रेट क्या होता है. दिस इज द डेफिनेशन टेकन फ्रॉम यूएल. यूएल के हिसाब से फोम कॉन्सेंट्रेशन का क्या डेफिनेशन है. प्रोटीन और सिंथेटिक बेस्ड लिक्विड दैट इज इंटेंडेड टू बी डाइल्यूटेड विद फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और अ मिक्सचर ऑफ बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर टू अ concentration of 1% और higher. ओके, दैट मीन्स के 99% वाटर और 1% फोम कॉन्सेंट्रेट, 1% और हायर, 1% और हायर, दैट मीन्स 1%, 3% और 6%. ऐसा जो चीज है उसको बोलते हैं फोम कॉन्सेंट्रेट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लो एक्सपेंशन फोम लिक्विड कॉन्सेंट्रेट आर AFFF, एक्वस रिंग फॉर्मिंग फोम, प्रोटीन फोम, फ्लोरोप्रोटीन फोम. ये सारा तो आपको सबको पता ही होगा. ठीक है, और अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम जो हम बता रहे हैं आपको. अल्कोहल रेजिस्टेंस मींस की पोलर सॉल्वेंट कीटोन, ठीक है, जिसकी फायर होती है जिसमें, और जिसके लिए आपको ऐसा ही फोम चाहिए. कॉमर्शियली बताएं तो AFFF एंड AFFF 25 रुपीस पर लीटर का फर्क है. तो आपके यहाँ अगर अल्कोहल हैंडल होता है और आप AFFF ले रहे हैं, आप 7 लाख रुपए का ले रहे हैं, ऐसा सोच के कि मेरे को 9 लाख का नहीं लेना पड़े, तो आप 7 का 7 लाख वेस्ट कर रहे हैं.
ठीक है, आपको 9 लाख का लेना पड़ेगा तो 9 लाख का लेना पड़ेगा, ARAFFF ही लेना पड़ेगा अगर आप कर रहे हैं तो। ARAFFF इज मोर लाइक अ मल्टीपर्पज। अगर हमारे पास मिथेनॉल है और MSB है तो आप ARAFFF लीजिए, दोनों में चलेगा, है ना। तो इस हिसाब से है। फिर दो IS है, दो है स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर, फॉर्म कॉन्सेंट्रेट के ऊपर आकर। एक तो है इंडियन स्टैंडर्ड 4989। अभी 2006 का 4989 जो रिफर कर रहा होगा उसमें 4 पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। उसमें एक है प्रोटीन फॉर्म AFFF, ARAFFF का पार्ट 4 है, बट इन 2018 इट वाज ऑब्सोल्यूट और चारों पार्ट को एक में लेके आए IS 4989 2018। BSE एज करके एक साइट है, वहां से आप सारे लेटेस्ट IS को सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड कर सकते हैं। उसका स्कोप क्या है 4989 का, कि रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड परफॉर्मेंस और फायर्स ऑफ स्टैंडर्ड फ्यूल फॉर व्हिच दिस फॉर्म्स आर फॉर्मुलेटेड। वो UL 162, UL का फुल फॉर्म होता है अंडर राइटेड लेबोरेटरीज। ओके, IS जो होता है वो अपना नेशनली एक्रीडेट है, इंडिया के लिए है, बट UL लिस्टेड जो फॉर्म होता है दैट इज इंटरनेशनली एक्रीडेट। इसका जो UL का हेड ऑफिस है वो US में है, ठीक है। और 162 जो है वो फॉर्म इक्विपमेंट एंड लिक्विड कॉन्सेंट्रेट्स दोनों के लिए है, सिर्फ लिक्विड कॉन्सेंट्रेट के लिए नहीं है। आपका जो फॉर्म मॉनिटर है वो भी UL लिस्टेड होना चाहिए। आप UL लिस्टेड फॉर्म लेते हैं 105 रुपए पर लीटर का, लेकिन आपका जो इक्विपमेंट है कोई भी लोकल वेंडर से उसका प्रोपोर्शनल बना के अगर लेके आएंगे तो फिर वो UL का जो आपका फोन का टेस्टिंग के हिसाब से वो नहीं कर पाओगे, ठीक है, परफॉर्मेंस मिलेगा नहीं आपको। तो योर फॉर्म शुड बी UL लिस्टेड, योर फॉर्म मेकिंग इक्विपमेंट शुड आल्सो बी UL लिस्टेड। तो जब भी आप प्रोक्योरमेंट करें तो आप ये ध्यान रखें कि भाई मेरा फॉर्म भी UL लिस्टेड होना चाहिए, मेरा फॉर्म इक्विपमेंट भी UL लिस्टेड होना चाहिए। प्लस जैसे कि गौरव ने बताया देयर आर 1%, 3%, 6%। एवरी पर्सन हैज हिज ओन इक्विपमेंट। 1% का विस्कोसिटी 3% से ज्यादा होता है, 6% का उससे कम होता है। तो जो इक्विपमेंट 6% में चलेगा वो 1% में नहीं चलेगा। आज मेरे पास 6% का इक्विपमेंट है, मेरा स्टोरेज कम हो गया, मैंने 1% फॉर्म ले लिया तो कोई मतलब नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर मैं जो फॉर्म ले रहा हूं मेरा इक्विपमेंट 3% का है तो मेरे को 3% ही लेना पड़ेगा, मेरे को स्टोरेज कैपेसिटी जो भी करना है वो करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा बोले कि स्टोरेज कैपेसिटी कम करके आप 1% ले लो तो आपको साथ में आपका इक्विपमेंट भी चेंज करना पड़ेगा, जो फॉर्म मेकिंग इक्विपमेंट है। ये स्टैंडर्ड जो है वो 20 और लेस 20:1 एक्सपेंशन रेशियो है। जो अनवर्स्ड है उसको बता देता हूँ। 3 एक्सपेंशन रेशियो होते हैं, लो एक्सपेंशन, मीडियम एक्सपेंशन और हाई एक्सपेंशन। लो एक्सपेंशन 1:1 से 20:1। 20:1 means 1 liter of foam solution goes to 20 liter of finished foam. Okay? ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज टाइप ऑफ फोम कॉन्सेंट्रेट। ये सीधा IS 4989 से लिया हुआ है। विजुअल एग्जामिनेशन आप करोगे जब भी कोई भी सेडिमेंटेशन नहीं होना चाहिए। पीएच आपकी जो फोम है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए एज पर IS 4989। फिर आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 होनी चाहिए मिनिमम, और ARAFFF के लिए 1 + or -10 मतलब 1.10। आपका जो मिसिसिबिलिटी वाटर के साथ है ARAFFF नहीं होना चाहिए मिसिबल। विस्कोसिटी जो है वो 20 CST होनी चाहिए। स्लज कंटेंट 0.25 होना चाहिए। सरफेस टेंशन 18 होना चाहिए और ARAFFF का भी 18 होना चाहिए। अभी ये सारी चीज जैसे हम उधर देखने गए, उधर उन्होंने बोला कि कभी आप फायर टेस्ट करते हैं, अगर आपको फायर टेस्ट नहीं करना है तो आपको सरफेस टेंशन से ही पता चलेगा कि आपका ये फोम जो है वो आग बुझा पाएगा कि नहीं बुझा पाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और सरफेस टेंशन से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका फोम बुझा पाएगा या नहीं बुझा पाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, उनको क्या लगेगा ठीक है 1 है कोई बात नहीं। स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट वो भी 3 से कम होना चाहिए। उसका जो भी स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है वो IS 4989 में मिलेगा आपको आगे। तो ये है सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम देखेंगे तो पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या करता है, कोई सिंपल है, उसमें कोई वो नहीं है। फोम कॉन्सेंट्रेट आपको लेना है, पीएच मीटर आपको डालना है और पीएच मीटर से वो आपको सीधा पता चल जाएगा। लिंक है, ये सारी लिंक साहब के वो YouTube चैनल में। आपको क्या करना है, फोम कॉन्सेंट्रेट पीएच वैल्यू के लिए कुछ नहीं है, आपको ये फोम कॉन्सेंट्रेट को लेना है, उसको पीएच मीटर, एक डिजिटल पीएच मीटर होता है, वो डिजिटल पीएच मीटर को डालना है और आफ्टर सम टाइम जब स्टेबल हो जाता है पीएच मीटर तब जो वो वैल्यू दिखाएगा वो वैल्यू इसी है। ये अच्छी चीज है। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है वेट ऑफ मटेरियल ऑन वेट ऑफ वाटर।
ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, कभी कभी आपको 100 ml वाटर लेना होता है और 100 ml वाटर का आप वेट करेंगे 100 ग्राम ही आएगा, ठीक है। और फिर बाद में आपको फोम का वेट करना होता है, लेकिन फोम का वेट करने से पहले उसमें बबल ना आए, उसके लिए ये क्या करते हैं कि 100 ml सैंपल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है उसमें डालते हैं 30, और उसको डालते हैं वो सेंट्रीफ्यूज मशीन में 10 मिनट तक उसको घुमाते हैं, ताकि उसके जो बबल्स फॉर्म होते हैं वो बबल्स जो है वो ऊपर आ जाते हैं, वो बबल्स सारे निकाल देते हैं, और फिर 100 ml ऑफ प्योर आपका जो है वो उसमें निकाल डालते हैं। तो वही लिखा हुआ है, ठीक है, 10 मिनट तक। और eliminate now, check the sample, it should be free from bubbles, check the weight of 100 ml of water to eliminate the, and then check value of foam sample। तो जो वेट आएगा 100 ml का, और जो 100 ml का वेट डिवाइड बाय वाटर का जो वेट है वो, ठीक है, तो वो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा। 1 जो था वो AFFF का है, ARAFFF का 1.10 कैसा होता है। तो ये अभी आपसे, इससे आपको कैसे कोरिलेट करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से आपका 3% का आएगा। अगर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है तो आपको 3 लीटर लेना है, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01 है तो आपको 3.03 लेना है, तभी आपका फोम ठीक बनेगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए फोम का टेस्टिंग करवाना जरूरी है। अगर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.10 है तो आपका फोम कॉन्सेंट्रेट 100 लीटर में 3.30 जाएगा, तभी आपका फोम सॉल्यूशन सही बनेगा, ठीक है। उसके बाद है आगे पोर पॉइंट में कुछ नहीं होता, फोम कॉन्सेंट्रेट को एक फ्रीजर में रखा जाता है, और जब तक फ्रीजर में अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है तब तक उसको रखा जाता है। जैसे ही फ्रीजर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फोम के सैंपल को निकाला जाता है। ये सारे वीडियोज हैं, वो वीडियो आप बाद में देख लीजिएगा। फिर बाद में उसको ऐसे फ्री फ्लो करा जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्री फ्लो होना चाहिए। अगर वो हो रहा है देन योर सैंपल इज पासिंग द टेस्ट। फोर टेस्ट किस लिए है, कहीं ऐसी जगह जम्मू कश्मीर और फ्रीजिंग टेम्परेचर वो आइसिंग इफेक्ट हो जाएगा, वो फ्लो ही नहीं होगा। तो फोर टेस्ट इसलिए जरूरी है, जो कोल्ड एनवायरनमेंट है इंडिया के बाहर, जो साइबेरिया USA या जहाँ भी है, तो वो तो फ्रीज हो जाएगा, तो फोम बनेगा कैसे, फ्लो कैसे होगा। फिर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन नापने के लिए आपको 3% फोम कॉन्सेंट्रेट सैंपल बाय वेट इन अ बीकर, मतलब 3 ग्राम ऑफ फोम लेना है और 97 ml ऑफ वाटर लेके फोम सॉल्यूशन एक बनाना है। फोम सॉल्यूशन को बना के उसको एक बीकर में डालना है। बीकर में डाल के आपको लेके जाना है टेंसियोमीटर के पास। टेंसियोमीटर एक इक्विपमेंट है जो कि सरफेस टेंशन नापता है। उसमें एक प्लेटिनम की रिंग होती है, 4 से 6 mm डाया वाली एक प्लेटिनम की रिंग। वो प्लेटिनम की रिंग, उस पे आपको जो आपका फोम ये सॉल्यूशन का परत बना, वहां उसको डिप करनी है और फिर धीरे धीरे वो उसको नीचे लाना है, जब तक कि वो प्लेटिनम की रिंग उसके सरफेस को छोड़ नहीं देती। जब वो प्लेटिनम की रिंग उसके सरफेस को छोड़ देगी, वो जो मीटर पे आपको रीडिंग दिखाएगा वो आपका क्या होगा, सरफेस टेंशन। फिर आता है इंटरफेशियल सरफेस टेंशन। इंटरफेशियल, ये जो सरफेस टेंशन है वो डाइस पर सेंटीमीटर में आता है। इंटरफेशियल सरफेस टेंशन के लिए आपको जो फोम सॉल्यूशन है उसके अंदर आपको 50 ml ऑफ साइक्लोहेक्सेन ऐड करना है। उसके बाद वापस वो प्लेटिनम रिंग को उसी फोम कॉन्सेंट्रेट के उसी पे लगाना है, मतलब साइक्लोहेक्सेन को चीरते हुए नीचे लगाना है, फिर बाद में डाउन करते जाना है। जब वो साइक्लोहेक्सेन के परत के साथ, मतलब वो सिर्फ साइक्लोहेक्सेन में ही रहेगा, लेकिन जब वो छोड़ देगा उसकी लेयर को, तो वो आएगा आपको इंटरफेशियल सरफेस टेंशन। और उसके आधार पे IS 4989 में स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट डिफाइन किया हुआ है। तो स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट 3 से कम होना चाहिए। ARAFFF और AFFF के लिए सरफेस टेंशन 18 से कम होना चाहिए। जितना फोम का सरफेस टेंशन कम होता है उतना उसका परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। सिंपल है, 3 एक रोड जाते हैं विस्कोमीटर के, उसके अंदर जाते हैं और वो दिखाता है विस्कोसिटी। ARAFFF के लिए वो डिफाइन करता है मैन्युफैक्चरर आपका। AFFF की विस्कोसिटी कुछ 80 के करीब होनी चाहिए। चलिए, ये तो था सिंपल टेस्ट जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज टेस्ट है। अभी ये जो है ये मेन टेस्ट है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं फायर परफॉर्मेंस टेस्ट। फर्स्ट है 25% ड्रेनेज टाइम मेजरमेंट, दूसरा है एक्सपांशन मेजरमेंट, फिर फायर कंट्रोल टाइम पोलर और नॉन पोलर के लिए, फायर एक्सटिंक्शन टाइम नॉन पोलर पोलर के लिए, सीलेबिलिटी और बर्न दोनों के लिए हमने किया था। पोलर मतलब एक में रखा था N-Heptane और दूसरे में लिखा था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। 25% ड्रेनेज टाइम कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीजें फायर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है, तो इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है। ड्रेनेज टाइम को मेजर करने के लिए ये यूएल का क्लोज बताया हुआ, अगर आपके पास यूएल है आपको देखना, तो 162 के क्लोज 8.2 में यूएल में 3 प्रकार का है। एक तो स्प्रिंकलिंग नोजल के साथ भी आपका डिस्चार्ज टेस्ट होता है, एक टॉप डिवाइस टॉप डिस्चार्ज के ऊपर, तो ये हमने जो टेस्ट किए हैं वो टॉप डिस्चार्ज से किए, ठीक है। स्प्रिंकलिंग नोजल से भी एक डिस्चार्ज टेस्ट होता है।
ठीक है। तो यूएल 162 क्लॉज 8.2 वी मेड 100 लीटर्स 3% फोम सॉल्यूशन। ये वी इसके लिए लिखा है कि हमने किया था इसके लिए 97% वाटर 3% फोम एंड जनरेटेड फोम एज डिस्क्राइब्ड इन दैट डायरेक्टेड। फिर बाद में क्या होता है, इसका जनरेशन का भी एक प्रोसेस है। फोम कॉन्सेंट्रेट 100 लीटर बनाने के बाद एक एयर वेसल होता है, वो वेसल के अंदर आपको वो फोम कॉन्सेंट्रेट डाल देना है। वो फोम कॉन्सेंट्रेट वो वेसल के अंदर फिर कंप्रेसर से एयर भरी जाती है और 7 kg प्रेशर आपका प्रोड्यूस किया जाता है। और फिनिश फोम के लिए जैसे 3 चीज बनाने की जरूरत है, फोम कॉन्सेंट्रेट, पानी और हवा। तो हमने फोम कॉन्सेंट्रेट और पानी तो उसमें डाल दिया एयर वेसल में, फिर एयर इंडक्ट करते हैं ऊपर बाहर से और फिर बाद में एक नोजल से वो डिस्चार्ज करते हैं। पहले जब तक वो फोम नहीं निकलता तब तक बाहर करते हैं, फिर बाद में उसका एक पान होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे पैन होता है, उसके ऊपर डिस्चार्ज करता है जब अच्छा फोम आने लगता है। फिर बाद में वो ये बीकर में वो कलेक्ट करता है और कलेक्ट जब से कलेक्ट करना चालू होता है तब से ड्रेनेज टाइम उसका नोट करना चालू हो जाएगा। 1600 ml का वो बीकर होता है, 1600 ml का बीकर को वजन किया तो 160 आया ग्राम, ठीक है। तो 160 ग्राम जो वजन आया तो हमको 40 ml 1600 ml का 40 ml जो फोम आया उसका 25% डिस्चार्ज, मतलब कितना हुआ 40। तो 40 ml जब तक आएगा तब तक हमको 25% ड्रेनेज टाइम देखना है। 1600 ml के बीकर में 160 ml फोम मिला तो एक्सपेंशन कितना हुआ, 1600 ml का बीकर है उसमें हम जब फिनिश फोम बना तो 160 ml आया तो एक्सपेंशन कितना हुआ, इसमें एयर कितना है, अरे 1600 का 1600। वैसे बीकर में पानी भरोगे तो 1600 ml आएगा, लेकिन ये फिनिश फोम बना तो 160 ml ही आया, तो कितना एक्सपेंशन आया, 10 आएगा 10। तो आपका सिंपल बात है, आगे वाला जो है वो वही है। आ जाओ आगे, क्या है एक्सपेंशन कितना हुआ 10, ठीक है। तो जब आप फायर परफॉर्मेंस हम टेस्ट करते हैं तो वो बीकर में पहले आपको देखना है कि उसमें 1600 ml पानी आ रहा है, ओके आ रहा है। फिर बाद में जब फिनिश फॉर्म निकाला, फिनिश फॉर्म देखा है, वापस आया 160 ml ही आ रहा है, 160 ml आ रहा है। वो मेरे को कैसे पता चला, जब उसको डाला उसमें कहाँ, वेट मशीन पे, क्योंकि हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी नापी थी। तो जितना ml होता है उतना ही ग्राम होगा अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन। आपका एक्सपेंशन है वो 8 से ज्यादा होना चाहिए, कितना 8 से ज्यादा होना चाहिए। जितना जिसमें पानी आ रहा है उसमें उससे 8 गुना से ज्यादा फोम आना चाहिए अगर आपका फोम जो है आपको एज पर यूएल लाना है। ये सारी चीजें उसका वो है, क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में उसका एक्सपेंशन हो गया। अभी मेन चीज पे आते हैं हम, फायर कंट्रोल टाइम और फायर एक्सटिंक्शन टाइम। तो ड्रेनेज टाइम टेस्ट करने के बाद हमने क्या किया, फायर टेस्ट कंडक्ट किया सैंपल का एज पर यूएल 162 क्लॉज 10 टॉप साइड डिस्चार्ज टेस्ट किया हमने। तो ये 240 लीटर आया कहां से, अभी हम मानेंगे, कोई बोलता है 180 लीटर, कोई बोलेगा 200 लीटर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना भी आपको फ्यूल ऐड करना है वो, लेकिन आपका फ्यूल का लेयर कितना होना चाहिए, 2 इंच का लेयर होना चाहिए। कारण 2 इंच का लेयर क्यों होना चाहिए, अगर 1 इंच का किया तो क्या होगा, आपका फ्यूल 1 मिनट हमको प्री बर्न टाइम देना है 60 सेकंड, मतलब जली जाएगा 1 मिनट में, तो वही जल जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा ये बुझा पा रहा है कि नहीं बुझा पा रहा है, जल जाएगा। हाँ, तो हमारे पास क्या होता है, फ्यूल कभी कभी बहुत कम होता है। टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग में क्या करते हैं, 2 लीटर पेट्रोल डालते हैं, 500 ml पेट्रोल डालते हैं, वो तो क्या तुम नहीं बुझाओगे तो 60 सेकंड में अपने आप ही बुझ जाने वाला है, खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए ये बताया है कि जो उसका पान का साइज है, ठीक है, वो पान का साइज भी यूएल 162 में लिखा हुआ है, 50 फीट स्क्वायर का उसका पेन साइज होना चाहिए। उसमें 2 mm यानी कि 50.8 mm डीप होना चाहिए, प्रोवाइडेड डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द पान टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड नॉट लेस देन 8 इंचेस। 8 इंचेस का ऊपर वो भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि इतना सा पान बनाया और वो ओवरफ्लो होकर नीचे आ रहा है। आप पानी डालो कोई बात नहीं, नीचे एक लेयर पानी डालो 1 mm का, 2 mm का आप ये बनाओ, सॉरी 2 इंच का ये बनाओ, टोटल 3 इंच हो गया। तो आपका जो ये है वो फिनिश फोम का जगह भी होना चाहिए ना, वरना सब ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। फ्यूल हेड होने के बाद नोजल अरेंज करना। अभी 2 प्रकार के टेस्ट है हमारे पास, एक है आपके पोलर सोलेंट पे, एक है विदाउट पोलर सोलेंट। जब पोलर सोलेंट पे आप टेस्ट करोगे जैसे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पे, तो आपका जो ट्रे है, ट्रे के पीछे आपका ये बोर्ड आना चाहिए, सीधा आप सोलवेंट पे फायर पे नहीं डाल सकते फोम, वरना क्या होगा, जल जाने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको वो बोर्ड पे स्ट्राइक करना है फोम को, एज पर यूएल में भी बताया हुआ है, बोर्ड का साइज भी बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर N-हेप्टेन की फायर आप एक्सटिंग्विश कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 1 मिनट तक वो स्टैंड से वो फायर बुझाता है डिस्चार्ज करके, और उसके बाद की जो 2 मिनट है वो अपने मैन्युअली बुझाता है 3 मिनट तक, ठीक है। ये आप देखेंगे, मतलब नोजल स्टैंड पे फिक्स रहेगा, हाँ। 1 मिनट तक वो स्प्रे करेगा।
उसके बाद नेक्स्ट 2 मिनट होंगे, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि आदमी तो हाथ से बुझा रहा है कि क्या फायदा है, लेकिन वो स्टैंडर्ड में ही लिखा है 1 मिनट फिक्स नोजल, उसके बाद मैनुअल इंटरवेंशन। जबकि पोलर सोलवेंट इसमें आपको 3 मिनट कंटिन्यूअस डिस्चार्ज देना है N-F10 में, लेकिन पोलर सोलवेंट में आपको 5 मिनट देना है, क्योंकि पोलर सोलवेंट अल्कोहल रेजिस्टेंस फॉर्म होने के बावजूद भी वो फॉर्म खाता है। ठीक है, तो आपको 5 मिनट तक जब तक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज नहीं देंगे तब तक आपकी फायर एक्सटिंग्विश होगी नहीं। जबकि N-F10 की जो फायर हो 3 मिनट में आपकी हो जाती है। ठीक है, तो आपको इसमें 1 मिनट, उसमें जब पोलर सोलवेंट फायर आप एक्सटिंग्विश कर रहे हो तब मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, आप उधर ही स्टैंड पे रख दो, 5 मिनट तक वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज करता ही रहेगा। हालांकि N-F10 की फायर ज्यादा दिखती है, पोलर सोलवेंट की फायर दिखती नहीं। मिथेनॉल की फायर देखी है, जिन्होंने देखी होगी डे टाइम में आपको विजिबल होती टैंक की फायर ही नहीं दिख रही थी कंटला में। हाँ, हमको टैंक में ऊपर चढ़ गए, हम फायर ही नहीं दिख रही। मिथेनॉल की जब OH की फायर होती है वो दिखती नहीं है, जब टेम्परेचर गन से देखोगे तब पता चलेगा कि उतनी फायर। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो, लेकिन वो फोम ज्यादा खाता है, इसके लिए आपको 5 मिनट तक डिस्चार्ज करके रखना है। ठीक है, वो पूरा कंप्लीट करना है फ्यूल को, और जब तक फायर एक्सटिंग्विश नहीं होता। यूएल बोलता है 1 मिनट के अंदर आपका कंट्रोल हो जाना चाहिए। पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर सोलवेंट फायर 1 मिनट के अंदर कंट्रोल हो जाना चाहिए, और 3 मिनट के अंदर पूरा एक्सटिंग्विश हो जाना चाहिए। ठीक है, 3 मिनट आप हमने डिस्चार्ज किया, हम N-F10 का ले लेते हैं, 3 मिनट तक हमने डिस्चार्ज किया। उसके बाद क्या करना है आपको, फोम सीलेबिलिटी टेस्ट करना है। फोम सीलेबिलिटी टेस्ट मतलब हमने जो लेयर के ऊपर फोम बनाया वो फोम इंटैक्ट है। अगर इंटैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, हाँ, एक्सपोज हो जाएगा लिक्विड। तो सीलेबिलिटी टेस्ट कैसे हो जाएगा ना, सीलेबिलिटी टेस्ट कैसे करना है, एक टॉर्च बनाया हुआ था, वो टॉर्च पूरा पहले कॉर्नर पे घुमाते हैं। ठीक है, पहले चारों कॉर्नर पे घुमाते हैं, फिर बीच में ऐसे घुमाते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए डायस पूरा फायर पे है, हाँ, अब टॉर्च लेके वहां से वहां तक स्कैन कर रहा है वो फायर को, मतलब उसके उसके ऊपर ऊपर सीलेबिलिटी को टॉर्च में फायर रहेगी और वो स्कैन कर रहा है पूरे ऐसा 1 इंच पूरे ब्लैंकेट के ऊपर 1 इंच रख के पूरी सीलेबिलिटी ऐसे 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 करके पूरा टेस्ट करना है। ये आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग द फोम। खत्म हो गया 3 मिनट, आपको तुरंत ये करना है, ये पूरा ऐसे करके चेक करना है, कहीं फायर लगना नहीं चाहिए। अगर वो है तो पास द टेस्ट। द टोटल टेस्ट वाज कंडक्टेड ट्वाइस ड्यूरिंग दिस पीरियड। 2 बार किया था, इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ फोम डिस्चार्ज एंड प्रायर टू द इग्निशन ऑफ वेल डायमीटर स्टोव। ठीक है, चलिए उसके बाद मेन जो चीज क्या है, मेन चीज फोम का होता है बर्न बैक रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर ये आपका फोम पास नहीं कर पाया तो आप फोम मारोगे, आग बुझ जाएगी, आग वापस लग जाएगी। ठीक है, बर्न बैक नाम जैसे बता रहा है, बर्न बैक, वापस बर्न बैक को रेजिस्ट करता है, वापस बर्न होना नहीं चाहिए फोम। तो उसके लिए क्या टेस्ट है, तो उसके लिए क्या है कि जैसे ही उसने बुझा दिया आग, फिर 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहे, वो लेयर भी अनडिस्टर्ब रहा, कुछ नहीं किया 5 मिनट। जैसे ही स्टॉप वॉच पे 5 मिनट कंप्लीट हुई, तो हमने जब ये लिक्विड डिस्चार्ज किया था उसके बाद 1 मिनट हमने जलने के लिए रखा। उसके बाद हमने 3 मिनट उसको, अगर N-F10 है तो उसके बाद 3 मिनट उसको बुझाया, तो 3 और 1 4 मिनट, और उसके बाद 5 मिनट। तो 9 मिनट के जब हमने लिक्विड पोर किया था और आग लगाई थी, उसके 9 मिनट के बाद वापस सीलेबिलिटी टेस्ट होता है साइड से कि भाई कहीं से वापस तो ब्रेक नहीं हो गया। फिर बाद में जहां कॉर्नर होता है वहां कॉर्नर से आपका अप्रोक्सीमेटली 2.5 फीट के एक स्टव पाइप रखा जाता है। स्टव पाइप किसको बोलते हैं, एक होलो पाइप रहेगा पूरा। हाँ, एक ऐसा होलो पाइप को उसको सरफेस पे बैठा देंगे तो छेद हो जाएगा अंदर को भी। हाँ, वो भी आता है। ऐसा एक सर्कुलर होलो पाइप जैसा होता है और एक उसका हैंडल रहता है, तो वो पूरा अंदर इंसर्ट करना है कि उतना ही फोम जाए, उसके आगे का फोम डिस्टर्ब ना हो। धीरे से बैठाना है उसको, आराम से। उसके बाद अंदर से चलनी से आपको फोम निकाल देना है। इसमें से निकाल दिया आपने, उसके बाद वो एक्सपोज हो गया लिक्विड, और एक्सपोज होने के बाद आपको उसमें टॉर्च लगानी है। जैसे ही आप टॉर्च लगाएंगे क्या होगा, आग लग जाएगी, लेकिन फिर तुरंत टॉर्च नहीं निकाल देनी। यूएल बोलता है वो टॉर्च पे आग लगाने के बाद 60 सेकंड उधर रहने देनी ताकि वो सारा चीज जल जाए। ठीक है, तो जितना स्टोव पाइप है वो 60 सेकंड तक हमने उसमें रखा और पूरा देखा। उसके बाद टॉर्च निकाली और उसके बाद स्टोव पाइप निकाला, और उसके बाद आपका जो है जो एरिया है उसका 25% ऑफ टेस्ट का अकॉर्डिंग टू यूएल एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ 5 मिनट ड्यूरेशन टू अ टोटल ऑफ नॉट मोर देन 10 स्क्वायर फीट। 50 स्क्वायर फीट का है अपना पूरा पैन, उसमें से 10 स्क्वायर फीट से ज्यादा में आग लगनी वापस चाहिए नहीं।
रेजिस्टेंस में फेल हो गया। इसका मतलब यह है कि 5 मिनट के अंदर इनिशियली आग दिखेगी आपको, जैसे उसको आप निकालोगे तो आपको लगेगा स्प्रेड हो गई फायर, लेकिन वो वहीं के Spread वहीं नहीं है। एक्सटिंग्विश हो जाती वो वेपर है जो खत्म हो गया, उसके बाद वो आगे नहीं होना चाहिए। है। ठीक है, तो ये थे फायर परफॉर्मेंस टेस्ट। अभी हम वीडियो में जाएंगे। बाकी ये हम बता देते हैं कि हमने अल्कोहल हम हैंडल करते हैं, इसके लिए हमने अल्कोहल रेजिस्टेंस पे टेस्ट किया। दूसरा, हम 2 तरह से फोम बना सकते हैं, एक तो स्वीट वाटर, एक तो सॉल्ट वाटर। अभी जामनगर में सॉल्ट वाटर लेने कहा जाए तो IS 4989 में और ASTM B1141 में सॉल्ट वाटर मेकिंग प्रोसीजर बताया हुआ है, क्या क्या लेना है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारी चीजें हैं। वो सॉल्ट वाटर बनाना, 100 लीटर सॉल्ट वाटर बनाना है तो क्या क्या डालना है, वो भी UL IS में लिखा हुआ है। तो आप जब भी टेस्ट करें, आप भी अगर कहीं जाए, आप भी सी वाटर यूज करते हैं, आपको देखना है कि मेरा जो फोम है वो सी वाटर के साथ कंपेटेबल है कि नहीं है, तो आप ऐसे सॉल्ट वाटर बनवा के भी कर सकते हैं। वो सारे वीडियो उसके अंदर है, लेकिन अभी हम एक कंपेटेबिलिटी टेस्ट और होता है, फोम कंपेटेबल विद ड्राई केमिकल। DCP जो आप खरीद रहे हो फोम के साथ कंपेटेबल है क्या? कई बार फोम और DCP साथ में मारना पड़ता है, तो DCP क्या करेगा, फोम की लेयर को ब्रेक कर देगा अगर कंपेटेबल नहीं होगा। अभी आप जनरली एक जनरल बात करें तो सी वाटर वाला ले तो सब जगह चलेगा। हाँ, यूएल आप लोगे, IS लोगे, उसमें क्लियर कट है सारे। IS और UL में लिखा हुआ है कि होना ही चाहिए उसका कंपेटेबिलिटी।